Hello and welcome in Youth Academy. I'm Kriti. In today's session, we will look upon the some topics about BPSC. तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये 2025 में 71st BPSC प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट होने वाला है, जो कि टेंटेटिवली अगस्त में इसका शेड्यूल हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग बस एक महीना मतलब 1 से 1.5 महीना ही रह गया है। तो उसमें अब आपको PYQs एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। BPSC के जितने भी PYQs आए हैं, एटलीस्ट आपको 10 साल के एनालिसिस करना ज़रूरी है। और एनालिसिस बस ऐसे नहीं कि आपको ऊपर से करना है, आपको उसके ऑप्शंस को भी एनालिसिस करना है, और वो ऑप्शंस एक क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आपको उस थॉट से PYQs का पूरा होलिस्टिक वे में एनालिसिस करना है। तो आज की क्लास मैंने हिस्ट्री के जितने भी 2024 में टॉपिक्स आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं BPSC 17th BPSC में, तो उसके मैंने ये क्वेश्चंस कुछ मैंने उसमें से निकाले, और आज उसी क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आपको मैं 40 सेकेंड्स दूंगी, आप उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर उसके आंसर्स हम देखेंगे। ऐसे करते करते इसी क्लास में आपका क्विज भी हो जाएगा, साथ ही साथ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा कि करना क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना, और एक टाइम बाउंड मैनर में आप उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो अगर BPSC की बात कर ले तो इसमें जैसे कि UPSC से किस तरह अलग है। UPSC और BPSC का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस BPSC में ये है कि BPSC स्पेशल मतलब बिहार स्पेशल की बात होती है। सेम अगर UP PCS की बात करें तो UP PCS का भी जो पेपर है वो 12 अक्टूबर को कंडक्ट होगा दिस ईयर। तो उसमें भी UP PCS एंड UPSC सिमिलर, बट उसमें मेंस में UP स्पेशल एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम नियर फ्यूचर नहीं, कुछ ही समय में हम UP PCS के भी PYQs एनालिसिस लाएंगे, जैसे हम UPSC में लाए थे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पता है 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें 150 2 घंटे में करने होते हैं। और इसमें आपको GS बेस्ड भी होगा, एज वेल एज इसी में आपको मैथ्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, रीजनिंग मैथ, जो कि हम CSET बोलते हैं UPSC की भाषा में। ठीक है, और तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 7th BPSC प्रीलिम्स 2024 में जो भी कंडक्ट हुआ था दिसंबर में, उसी के क्वेश्चंस आए ये। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको 40 सेकेंड्स देंगे, इसी टाइमर के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसमें सिर्फ आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, टाइम्स अप। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, लेट्स सी। तो ये हमारा हमने पहले ही बात कर ली इसके ऊपर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्जी मूवमेंट। फर्जी मूवमेंट का फाउंडर कौन है? बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, UPSC से आपको इतना कॉम्प्लेक्स वे में नहीं है, पूरा सीधा क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता आपको स्किप करना पड़ेगा। इसमें कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूरी हिस्ट्री पता है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि फर्जी मूवमेंट में कौन कौन से लीडर्स या कौन कौन से उनके जो अपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें हाजी सरीतुल्लाह, ऑप्शन बी की बात करें सईद अहमद, ऑप्शन सी की बात करें दुदू मियान, एंड ऑप्शन डी की बात करें मोर देन वन ऑफ द अबव। अच्छा, ये ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें पूछना है मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब अगर मानो हाइपोथेटिकली अगर मानो कि अगर ये ऑप्शन सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फर्जी मूवमेंट में ये वाले लीडर भी थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें हम तब जाके हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे। ओके, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसमें मतलब अगर एक से ज़्यादा है तब हम ये डी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि फर्जी मूवमेंट में कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रेट आंसर है ये, तो आपको इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाजी सरीतुल्लाह इज एसोसिएटेड विद फर्जी मूवमेंट। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया, PYQs का क्वेश्चन पढ़ा,
टाइम बाउंड मैनर में हमने सॉल्व किया, आंसर देखिए। बट आपको यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाना, इसी में फर्दर एनालिसिस करना है। फर्जी मूवमेंट के बारे में थोड़ा डाटा ले लेने, कम से कम 2 से 3 लाइनों में आपका डाटा होना चाहिए फर्जी मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इस जो ये सारे लीडर्स हैं ना, हो सकता है 71st जो अभी 2025 में बीपीएससी कंडक्ट का हो सकता है कि ये इसी एक लीडर को उठा ले और ये जिससे एसोसिएटेड हो उस मूवमेंट की बात कर ले, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो हजी सलीतुल्लाह इज एसोसिएटेड विद फर्जी मूवमेंट, यहाँ तो हमें समझ में आ गया। हम ये देखेंगे शहीद अहमद इज एसोसिएटेड विद विच इंसिडेंट और व्हाट इज द इवेंट हैपेंड इन हिस्ट्री। So and we also goes with Dudu Mian. What are the events associated with these personalities and the incident is taken place, or the what are the main things is conducted by this particular personality. तो इसने कुछ किया होगा तभी तो ये बीपीएससी के ऑप्शंस की लिस्ट में है। ओके, तो आप समझ रहे हैं हमें कैसे करना है। तो आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं, पेपर लेना है आपको, ऐसा नहीं कि एक दूसरे शीट में बनाना है, आपको पेपर लेना है, क्वेश्चन पेपर लेना है। आपका हिंदी या इंग्लिश मीडियम है, आपको प्रिंट आउट कराना है तो आप उस हिसाब से कराना। फिर सामने ही जैसे ये ऑप्शन, जैसे कि मेरा क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है, इसी के सामने लिखो किससे एसोसिएटेड। छोटी छोटी राइटिंग में आप 1 से 2 लाइन इसके ऊपर लिख दें, 1 से 2 लाइन इससे, 1 से 2 लाइन इससे, ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, और ये फर्जी मूवमेंट के ऊपर इसकी टाइमलाइन लिख सकते हैं, द इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड लीडर्स लिख सकते हैं। तो आपको इतना काम करना है, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Solve this question too. Okay, so the question is talking about Chachnama was translated into Persian by, okay, तो चाचनामा एक कोई बुक है, कोई बायोग्राफी हो सकती है, हमें नहीं पता क्या है। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही नहीं पता, इससे बोला ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय, इन सब में से कौन पर्शियन लीडर, कौन से पर्शियन पर्सनालिटी में चाचनामा किताब को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब है नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, सफ़ सिराज, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफ़ी। तो ये 3 ऑप्शन है, और ये तो मैंने डी का बात तो हमने कर लिया कि अगर एक से ज़्यादा पर्सनालिटी इंक्लूडेड है इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, देन आप ऑप्शन डी को राइट करेंगे, ठीक है। अब ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये फैक्ट बेस्ड है। जितने भी बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, इस जेपीएससी हो, हरियाणा पीसीएस हो, जो भी ये सारे होते हैं ना, सारे फैक्ट बेस्ड इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। ये यूपीएससी से इस मामले में अलग हो जाते हैं कि यूपीएससी एनालिटिक वे में पूछता है, वो ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड नहीं होता है, एनालिटिक होता है, स्ट्रैटेजिकली होता है कैसे आप उसका करेंगे। बट ये सारे होते सारे फैक्ट्स बेस्ड पे होते हैं। तो ठीक है, तो ये भी एक हमारा फैक्ट है। इसी में एक फैक्ट में हमें पूछा गया कि कौन सी पर्सनैलिटीज़ इंक्लूडेड थी, ठीक है। तो लेट्स सी द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफ़ी। ओके, तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, इसमें जो भी आपके जो मैं आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये अगर ये जो क्वेश्चंस है के आंसर्स हैं, ये डायरेक्ट मैंने ऑफिशियल की से लिए हैं। अगर आपको इंटरनेट में या चैट जीपीटी में या को पायलट में आपको आंसर डिफरेंट मिलते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है, क्योंकि बीपीएससी ने अपनी जो आंसर कीज़ में ऑप्शंस प्रोवाइडेड किए, हमें उसे ही करेक्ट मानना है, ठीक है, क्योंकि वही आंसर कीज़ ऑफिशियली है। लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so the question is talk about Ramakrishna.
रामकृष्ण मिशन, ये तो बहुत ही फेमस मिशन है। अगर किसी ने स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय हुम। तो एक ऑप्शन में है विद्यासागर इन 1899, स्वामी विवेकानंद इन 1899, स्वामी विवेकानंद 1897 एंड मोर ऑफ द अगेन एक से ज़्यादा है तो आपको डी लेना है। तो देखिए इसमें दोनों में ऑप्शन सिमिलर है। एक अगर ट्रिक की बात करें तो जैसे जो ऑप्शंस क्लोज टू क्लोज होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है कि वो करेक्ट हो। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद इज करेक्ट, तो विद्यासागर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 बार पूछा। आपको बस इतना याद रखना है कि ये ईयर करेक्ट है कि नहीं। अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो अब इसका ईयर हम इसमें एसोसिएटेड नहीं कर सकते। तो 1899 में हुई थी या 1897 में हुई थी, आपको इसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद ने इन 1897 में रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था। ठीक है, अब इसमें सेम अगेन, ये तो हमें सेम ही लग रहे हैं। इसमें हमें बनना है विद्यासागर है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, किस इवेंट से एसोसिएटेड है, उन्होंने ऐसा क्या वर्क किया जो इस ऑप्शन में इनको फ्रेम किया गया। ओके, और कृष्ण मिशन के ऊपर अदर पर्सनालिटीज़ के ऊपर भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर ही। इसको एक्स्ट्रा पेज में मत लिखना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और रीड भी नहीं कर पाएंगे। अब वही चीज़ करें जो आपको रिवीजन करने का समय मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल की बात करें किस डायनेस्टी की, चेरा डायनेस्टी की। सी, अगर हम एंशिएंट या मेडिवल हिस्ट्री की बात करें ज़्यादातर हम चोलास पांड्यास राष्ट्रकूटास इन सब की हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। चेरास की डायनेस्टी एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, बहुत माइन्यूट फैक्ट्स को भी इसमें ला रहे हैं। ठीक है, तो चेरा डायनेस्टी की कैपिटल पूछिए, तो ये डायरेक्ट आंसर है करूर, ऑप्शन ए, बी कांचीपुरम एंड ऑप्शन सी मदुराई। अगर आपने सही से हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको यही पता होगा मदुराई एंड कांचीपुरम किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे, क्या पोर्ट्स थे या उनकी कैपिटल सिटीज थी। आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करना है और इस क्वेश्चंस को आंसर करते हुए आपको इनके बारे में लिखना है ताकि आपका एक फुल होलिस्टिक वे में PYQs का एनालिसिस भी हो जाए एंड स्ट्रैटेजिकली आप नेक्स्ट पेपर के लिए रेडी भी हो जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करूर। कौरवुर बोलते हैं, जिसे कौरवुर भी और करूर भी बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट ओके, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द पटना सेशन 1912। अब सी, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे जो सेशंस हुए थे और ये किस ईयर में हुए थे, बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, मैं क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रही हूँ, कौन से सेशंस हुए थे, किस ईयर में हुए थे और इस ईयर का रेलेवेंस क्या है अगर हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बीच में जो 1919 में था, अगर ऐसे में एक केस स्टडी की तरह देखूं तो 1919 में ऐसे कौन से सेशंस हुए थे,
ठीक है, वैसे आपको एक पर्टिकुलर एक मेजर सेशन को याद करना है, आपको सारे सेशन को याद नहीं करना है, एक पर्टिकुलर मेजर सेशन को याद करना है जिसमें एक बिग लैंडमार्क कुछ चीज़ हुई होगी या जिसके बिग लैंडमार्क इंसिडेंट के बैकड्रॉप पे ये सेशन हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए, एक सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। ऐसे हमारा बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो सेशन हुआ था उसमें हम इम्पोर्टेंट लीडर्स को भी जो प्रेसिडेंट थे उसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि एक मेजर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसी मेजर सेशन को पढ़ेंगे जो जिस एक पर्टिकुलर मेजर इवेंट हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, जो एसोसिएटेड है मेजर इवेंट से, और उसके प्रेसिडेंट के ऊपर पढ़ेंगे। आपको ऐसे काम इतना शॉर्टेड रखना है तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। और अगर आपको इसके ऊपर सेशन चाहिए तो मैं एक निमोनिक या जिसको ट्रिक्स एंड टिप्स भी हो सकता है वो भी लाके आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप बस कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो अगर बात करें तो एक तो हमारा है ऑप्शन ए में सईद मोहम्मद बहादुर, बी सर एस पी सिन्हा, एंड सी इज सईद हसन इमाम, एंड द डी इज आर एन मधुलकर, ठीक है। अब आपको कैसे ऑप्शंस को देखना है, इनके ऊपर पढ़ना है कि किस इवेंट से एसोसिएटेड है, ताकि इनको ऑप्शन वाइज क्यों रखा गया है, किसको एक मेजर चीज़ से एसोसिएटेड होंगे तभी इनको यहाँ पर रखा गया है, इनको और साथ ही साथ ए एन मधुगल को भी देखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो मलिक कफूर की बात हो रही है। मलिक कफूर also known as the Hazare Dinari was brought by whom? Also known as Hazare Dinari was brought by whom? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मलिक कफूर किस राजा के समय में थे, किस सल्तनत के समय में थे, ठीक है, मलिक कफूर। और आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें पद्मावत मूवी में किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बताते हैं, और उसमें हम देखते हैं उनके एक सर्वेंट होते हैं जिनका नाम मलिक कफूर होता है। अगर आपने मूवीज़ भी देखा है, मूवीज़ को सिस्टमेटिकली वे में याद भी कर रखा है, हिस्टोरिकल मूवीज़ को, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वैसे सेम अभी रिसेंटली एक मूवी आई है मराठा पे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, द छावा, यस, छावा मूवी आई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये जो हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है ना, एक तरह से ये हमें आंसर तक आने का एक साधन प्रोवाइड करती है, एक वे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये तो पता है मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी किस समय में थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सर्वेंट थे बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है ये मलिक कफूर जिसे हज़ारे दिनारी भी कहते हैं, वो किसके द्वारा इनको दिया गया था, बेसिकली सर्वेंट थे तो किनके द्वारा दिया गया था। तो ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि इन्हीं के सर्वेंट थे, ये अपने आप को तो देंगे नहीं। तो ऑप्शन ये हो गया खत्म। गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी एंड तुगलक का टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। तो ये गया तो ये भी ऑटोमेटिकली, जब हमारे दो चले गए तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आंसर आ गया हमारा नुसरत खान। समझ रहा हूँ मैंने कैसे एलिमिनेट किया है। मुझे बस पता था, पद्मावत मूवी देखी मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने पद्मावत मूवी देखी, मूवी में मुझे पता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मलिक कफूर थे वो उनके सर्वेंट थे। तो ये पूछ रहा है कि इसके समय में लाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी तो अपने समय में अपने सर्वेंट को गॉड करेगा नहीं, किसी के थ्रू करेगा। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो बहुत उनका, अगर खिलजी और तुगलक डायनेस्टी की बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो उनका टाइमलाइन में बहुत गैप है, तब तक वो नहीं होगा, ठीक है। तो नुसरत खान ही आंसर में आ गया, तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes. तो this questions talk about who wrote New Lamps for the Old. Okay. कोई किताब है, किसी के थ्रू लिखी गई है. तो फिर हम ऑप्शंस पे जाते हैं. ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ, बी इज अरविंदो घोष, सी इज मोतीलाल घोष एंड डी इज मोर देन वन. ओके. तो सुरेंद्र नाथ, अरविंदो घोष, मोतीलाल घोष एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. ओके. तो सी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड. इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. अगर इसकी एनालिसिस की बात करें, आपको हर एक पर्सनैलिटीज़ के ऊपर 1 से 2 लाइनों में नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही. ठीक है, हर एक पर्सनैलिटी पे. और ये भी देखना है ये न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड में बेसिकली इसकी थीम क्या है, क्रक्स क्या है इस बुक का, इसकी कोर आइडिया क्या है. कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये ऐसे भी तो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि द न्यू लैम्प्स ऑफ द ओल्ड is talking about this particular theme which is related to liberation of Bengal, the partition of Bengal, the independence struggle, something like this. ऐसे themes भी बन सकते हैं. तो आपको इसको भी देखना है कि इसकी क्रक्स क्या है और ये किस थीम पे बेस्ड है. ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं. तो इसमें ऑप्शन अगर देखें तो अरविंदो घोष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बी इज द राइट आंसर. ओके, solve this question too. तो इस क्वेश्चन की बात करें, टू हाईलाइट द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स, Sahajanand Saraswati published which newspaper? Basically he is talking about this question is talking about the newspaper, which newspaper is written by this particular personality. Okay, so the C option A, B, C and D. Lok Sangraha, Broken Wing, Indian Nation and Nirbal Sevak. तो अगर इसको आप इस क्वेश्चन को अगर आप चैट जीपीटी या को पायलट पे गूगल करोगे, आपको ऑप्शन ज़्यादातर निर्बल सेवक मिलेगा. बट ऑफिशियली जो इस क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइडेड किया गया है पीपीएससी कमीशन के थ्रू इस लोक संग्रह. ठीक है, लोक संग्रह. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सजानंद सरस्वती पब्लिश विच न्यूज़पेपर? लोक संग्रह. ओके, देखिए सी, अगर इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो वैसे भी थोड़ा परफरेटेड दो ये है, परवर्टेड फॉर्म में आ जाता है हिंदी की प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश में. तो लोक संग्रह इज एसोसिएटेड इज द न्यूज़पेपर एसोसिएट विद सहजानंद सरस्वती. ओके, और आपको ये भी देखने कि ये 3 जो न्यूज़पेपर है किस पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है और इनका क्रक्स ऑफ द थीम क्या है. आपको 3 क्वेश्चंस दी हूँ और इसी को आपको अपने पीवाईक्यूज एनालिसिस के फॉर्म में देखना है. ठीक है, तो अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, अगर इसकी हम एनालिसिस करें तो देखिए बुक्स की बात हो रही है, ये बुक किस पर्सनालिटी ने लिखी है, राइटर की बात हो रही है. न्यूज़पेपर की बात हो रही है, किस राइटर ने लिखी है, किस बुक को किस राइटर ने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट की है, कौन पर्टिकुलर पर्सनालिटी, किस दिल्ली सल्तनत तो वैसे भी आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. दिल्ली सल्तनत एक पर्टिकुलर एम्पायर से रिलेटेड है. तो ऐसे क्वेश्चन हम अभी तक देखते हुए आए हैं. अगर इस क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा?
वो हर्षा की बात हो रही है। आपको पता है हर्षा इज़ वेरी फेमस एंड बेनेवोलेंट किंग ऑफ दैट टाइम। तो अगर हर्षा की बात करें तो हर्षा के कंटेम्प्रेरीज की भी बात होगी। कंटेम्प्रेरीज मतलब अगर हर्षा के टाइमलाइन में कौन कौन से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया इज लुक लाइक, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हर्षा का इस नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ तक उसका फैलाव था उनके एम्पायर का। तो ये पूछ रहे हैं असम रिलेटेड टू दिस, यहाँ पर इनके हर्ष के टाइम में कौन सा डायनेस्टी और कौन सा राजा रूल कर रहा था, इस क्वेश्चन को। तो इससे जो पर्टिकुलर किंग्स होते हैं दिल्ली सल्तनत के हों या किसी पर्टिकुलर एम्पायर के हों, जैसे कि अशोका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गुप्ता में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब जो कि बहुत बेनेवोलेंट एंड पावरफुल किंग है। कनिष्क हो जाएंगे, हर्षा हो जाएंगे। तो अब समझ रहे किस किस राजा की कंटेम्प्रेरीज को देखना है। सेम ऐसे राइटर्स की कंटेम्प्रेरीज भी आती है, पर्टिकुलर राइटर इस राजा के टाइम लाइन में बिलोंग करता है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बीपीएससी एज वेल एज यूपीएससी में भी, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में पढ़े कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये पूछा हर्षा के समय में असम में कौन रूल कर रहा था। ऑप्शन ए में देखें अजबर जहान, बी भास्कर वर्मा, सी किंग दहिर एंड द ऑप्शन डी इज मोर देन वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भास्कर वर्मा। और आपको ये भी आपको इतना करते ही छोड़ नहीं देना, ये देखना हर्षा का टाइमलाइन क्या था, हर्षा की एम्पायर कहाँ तक फैली हुई थी, अश्वथ जहान किस टाइमलाइन के राजा हैं, किस इनकी एम्पायर का क्या नाम है, कौन सी एरिया में सीमित था ये, सेम किंग दाहिर। ओके, तो आपको ऐसे करना है। देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये रहा, जल्दी से सॉल्व करिए इसे। अभी देखिए इसमें मराठा रूल की बात कर लिए, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो जैसे कि अगर हम क्या द अशोका के टाइमलाइन की बात करें, जो मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे 321 के आसपास, ठीक है, बीसी में। तो इसमें पूछा जाता है ना मॉडर्न एम्पायर्स का कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या थी, सोशल स्ट्रक्चर में उनका क्या सोसाइटी में रोल था, क्या क्या वो करते थे। सेम अगर इम्पॉर्टेंट रूलर्स हो, डायनेस्टीज हो, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बहुत स्ट्रेंट होता है। उनके बेसिकली गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था, येस द वर्ड इज आई एम लुकिंग फॉर इज गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था या गवर्नेंस का सिस्टम क्या था, ठीक है, ये होता है। तो आपने बाजीराव मूवी देखी होगी, बाजीराव मूवी, हाँ आप समझ रहे होंगे मैं इस पूरी क्लास में मूवीज़ की बात करूँ। मूवीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। हिस्टोरिकल मूवीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो में हिस्टोरिकल मूवीज़ ही देखते रहें। हिस्टोरिकल मूवीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको समय मिले तो देखना। देखिए अभी रिसेंटली केसरी चैप्टर 2 आया है, ठीक है, केसरी चैप्टर 2 आया है। इसको मैं आप इसलिए बता रही हूँ, सर दिनकर शंकर नारायण, जिसको क्या बोलते सर शंकर नारायण, ठीक, वो एक पर्सनालिटी है जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, जलियांवाला बाग मैसेकर, उसमें जो जनरल डायर के अगेंस्ट जो केस हुआ था उसमें वो उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे जनरल डायर के। तो आपको उस पर्सनालिटीज के सर शंकर नारायण के ऊपर आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ये है ना नियर फ्यूचर में क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ एक फीमेल को जूरिस्ट बोल सकते हैं और को एडवोकेट थी उस समय, मतलब बैरिस्टर बोलते थे। तो ढिल्लन समथिंग ढिल्लन करके थी, आप मूवी देख लेना, उसमें फीमेल थी वो, ठीक है। तो वो भी एसोसिएट है, वो भी पूछ सकते हैं एज अ फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर देख सकते हैं कि थ्रू द लेंस ऑफ एंशिएंट टिल मॉडर्न सिनेरियोज वी लुक अपॉन द वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो ये मूवी में आप इस मूवी का एक रेफरेंस दे सकते हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 का, ओके। तो अगर हम बात करें मराठा रूलर्स, हाँ, तो हम कहाँ पर थे, बाजीराव
मूवी देखी होगी बाजीराव में देखते हैं पेशवा, उसका स्टार्टिंग ही होता है पेशवा। तो पेशवा से आप समझ रहे हैं एक हेड होता है बेसिकली ये है। अगर आपको इतना ही पता है कि पेशवा हेड होता है। सी बी में है प्राइम मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है। अब इसमें से आप बताइए हेड कौन सा होगा। प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की भी बात करें प्राइम मिनिस्टर हेड होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ दिस 4, ठीक है। तो पेशवा अगर हेड हो गया, प्राइम मिनिस्टर हमारा, पेशवा इज प्राइम मिनिस्टर, बी का हमारा 1 हो गया। लुक बी का 1 कहाँ है, बी का 1 ओनली यहाँ है। तो आपका आंसर वैसे भी निकल गया। और वैसे भी अमात्य पढ़ा है, अमात्य हमने अशोका के ऊपर, अशोका एंड द गुप्ता डायनेस्टी में भी अमात्य के ऊपर पढ़ा है। अमात्य बेसिकली मिनिस्टर्स होते हैं, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड अमात्य। देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है, यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर है। सामंत की बात करें, सामंतवाद सिस्टम जो कि रिलेटेड था मनी से, तो यहाँ पर वैसे भी फाइनेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर सारे सामंतवाद सिस्टम, ओके ठीक है। तो वैसे पेशवा से ही हमारा पता चल गया। सचिवा ओके, बात करें सचिवा, हमें नहीं पता कौन से रिलेटेड है, बट सचिव, पंचायत में देखिए सचिव हमें पता था वो कुछ इंचार्ज का काम करते थे डेली टू बिजनेस का, ठीक है। तो इंचार्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते थे। तो इस वे में, इस फॉर्म में मैंने थ्रू मूवीज से मैंने डायरेक्ट देखा। एक मराठा का मैंने पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं पढ़ा, लेकिन मूवी के थ्रू मैंने देख लिया कि पेशवा बेसिकली हेड होते थे। तो पेशवा से ही हमारा ही बन गया। अगर ये ऑप्शन में ही ऐसा होता कि यहाँ पर भी ये 1 दे देता तो थोड़ा हो जाता और यहाँ पर 2 हो जाता, तो ये थोड़ा हो जाता है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से क्लोज बैठ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी को हम ट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि सब आप नॉलेज से, ये नॉलेज का गेम नहीं होता। सब स्पेक्ट्रम पढ़ के जाते हैं, सारे अपनी सारी NCERTs की बेसिक बुक्स पढ़ के जाती हैं, एंशिएंट की बुक्स पर आर एस शर्मा पढ़ के जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं होता, एक आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी होती है, एक स्ट्रैटेजीज होती है कि कैसे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे एंड आंसर तक पहुँचेंगे, ओके। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई प्रोवाइडेड। तो आज के क्वेश्चन में ये मैंने 10 से 12 क्वेश्चंस लाई। इसमें बेसिकली मुझे आपको ये बताना था कि PYQs को कैसे हमें देखना है। हमें सिर्फ आंसर नहीं देखना, उसको सॉल्व नहीं करना है एक टाइम बाउंड मैनर में, हमें ये भी देखना है कि उसको एनालिसिस कैसे करना है, उसके ऑप्शंस का एनालिसिस कैसे करना है। और आपको ये जो एनालिसिस कर रहे हो आप इसको एक सेपरेट पेज में मत करना, आप क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट कराना, उसी के सामने जो स्पेस होता है उसी के सामने लिखना है कि नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको क्वेश्चन और उसके सारे एस्पेक्ट भी पता चल जाएंगे कि आपने क्या क्या उससे डाटा गैदर किया है। तो आप इसी फ्रेम में करना। और 10 से आप 5 से या 10 कर सकते हैं सालों के क्वेश्चन पेपर्स BPSC से रिलेटेड, ठीक है। और द एग्ज़ाम तो आ ही रहे हैं, 1.5 महीना या मोस्ट प्रोबेबली रह गया है। तो आपको ऐसी क्वेश्चन अभी से स्टार्ट कर देने हैं प्रैक्टिस करने। इसी से आपका नॉलेज का जो थोड़ा सा गैप है वो भी फिल हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अगर आपको यूपी PCS पे भी ऐसी कुछ लेक्चर्स चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस, फर्दर अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।